कैटरैक्ट अबव द एज ऑफ 60 एक बहुत कॉमन बीमारी है। डायबिटीज़ और बीपी जो है इस समय एक नया एपिडेमिक है हमारे हिंदुस्तान का। जी। हर दूसरे तीसरे इंसान को डायबिटीज़ और बीपी है। जी। इन पेशेंट्स के लिए अगर आप बताना चाहें इनका ये कैसे ख्याल रखें और डायबिटीज़ और हाई बीपी का क्या असर पड़ता है आँखों पर? सफ़ेद मोतिये में जो सिम्टम्स आते हैं, शुरू में ये भी हो सकता है कि आपको दिखाई ठीक दे लेकिन आपको लगे कि चश्मे का नंबर बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है, तो वो एक अर्ली सिम्टम हो सकता है सफ़ेद मोतिये का। एज सबसे कॉमन है लेकिन किसी भी एज ग्रुप में मोतियाबिंद पाया जा सकता है। तो अब आपका चश्मे का नंबर मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद जो कि आपने अब तक पूरे लाइफ पहना है वो कम्प्लीटली हटाया जा सकता है। लोगों को लगता है कि मोतियाबिंद जो है जब तक पक नहीं जाए तब तक नहीं कराना चाहिए, तो ये बात जो है वो सच नहीं है, क्योंकि अब सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जब भी मोतियाबिंद की वजह से आपकी नज़र धुंधली हो रही है तो हम सर्जरी कर सकते हैं, हम उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे आँखों की बीमारियों की। आँखें जो भगवान का दिया हुआ ऐसा तोहफा है जिनके बिना ये दुनिया ज़रा बेरंग सी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन आँखों की रोशनी पर धुंध सी छाने लगती है। हालांकि आजकल आँखें ठीक रहना भी एक चुनौती बन गई है। किसी को धुंधला दिखता है, किसी को रोशनी कम लगती है, कोई दिन रात चश्मा साफ़ करता रहता है और कोई मोबाइल की स्क्रीन और लैपटॉप से अपनी आँखें लाल कर बैठता है। फिर आती हैं आँखों की बीमारियाँ, और इस बीमारियों के क्रम में एक सबसे कॉमन बीमारी है मोतियाबिंद, जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसे सुनते ही ऐसा लगता है कि ऑपरेशन करा लिया जाए और इसका क्या इलाज है। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। ये जानने के लिए आज हमने बुलाया है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इकेदा लाल को, जो डायरेक्टर हैं दिल्ली आई सेंटर की और कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल की। ये डॉक्टर इकेदा कॉर्निया, कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी की स्पेशलिस्ट भी हैं। वेलकम मैम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और हम काफ़ी डिफरेंट बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे एंड मुझे ये होप है कि इससे काफ़ी सवाल हमारे जो हैं, जो नॉर्मल लोगों के मन में आते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। जी मैम, आँखों की दुनिया उसकी बीमारियों की बात करने के लिए बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सबसे मैं आपसे ऐसे पूछूं कि डेली टू डेली ओपीडी करते हुए सबसे कॉमन डिजीज़ेस कौन सी हैं? कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास आँखों की बीमारियां जो बेहद आम हैं? जी, अगर हम सबसे आम बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि आँखों में चश्मे का नंबर होना। तो काफ़ी मरीज़ों को ये पता भी नहीं होता है कि उनको चश्मे की ज़रूरत है और चश्मे से उनकी नज़र काफ़ी क्लियर हो जाती है। फिर कॉमन डिजीज़ में आता है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आती है ग्लूकोमा की बीमारी, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं। और बाकी कुछ डिजीज़ हैं जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब शुगर की वजह से जो आँख के पीछे के पर्दे पे असर पड़ता है, तो वो ग्लूकोमा भी तो पेशेंट्स शुगर आते से हैं। होता है? ग्लूकोमा के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। शुगर या डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द रिस्क अच्छा। फैक्टर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर होना मस्ट है ग्लूकोमा होने के लिए। अच्छा, और आप बता रही थी आप जो है एक्सपर्ट हैं कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी की। कैटरेक्ट कितना कॉमन रहता है? कैटरैक्ट अबव द एज ऑफ 60 एक बहुत कॉमन बीमारी है और मोस्टली जो कैटरैक्ट्स हमारे पास आते हैं वो एज रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि कैटरैक्ट अगर समझने के लिए हम बोलें, जैसे हमारे एज के साथ, उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है, उसके अंदर भी धीरे धीरे करके एक सफ़ेदी या पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीक़ों में एक्सप्लेन करने के लिए है कि हम इस बीमारी को कैटरैक्ट कहते हैं। अच्छा, और जैसे हमें धुंधला दिखाई देना शुरू होता है और हमें पता नहीं होता है कि डिजीज़ कौन सी है जी। और तो सबसे आँखों को धुंधलापन दिखने के सबसे कॉमन कारण कौन से हैं? और जी, तो अगर हम सबसे कॉमन कारण में देखा जाए जब हमें धुंधला दिखाई देता है, पहला जैसे कि मैंने कहा चश्मे का नंबर हो सकता है आपकी आँख में और वो चेंज होने की वजह से आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। सेकेंडली कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको विजन इतना शार्प नहीं दिखेगा, थोड़ा धुंधला या मैला दिखाई देगा। काले मोतिये की बीमारी में भी ऐसा हो सकता है कि आपका विजन ड्रॉप हो सकता है। फिर आगे वाली जो हमारी पुतली है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए। अगर उसमें सफ़ेदी आती है या उसमें कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। ठीक वैसे ही अगर पीछे के पर्दे में बीमारी आती है, पीछे के पर्दे में सूजन आती है शुगर के कारण या बीपी के कारण, तो ये उसकी वजह से भी आपको धुंधलाहट आँख में आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो सकती है।
तो क्या काला मोतिया और कैटरेक्ट एक ही चीज़ है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में कि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया, क्योंकि कैटरैक्ट को हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। सफ़ेद मोतिये का मतलब है कि लेंस में सफ़ेदी आना, और काले मोतिये का मतलब ये है कि आँख का प्रेशर बढ़ने से आँख की नस पे दबाव पड़ना। और इन दोनों बीमारियों का अंतर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैटरैक्ट एक तरह से इमरजेंसी नहीं है। जो सफ़ेद मोतिया है वो हम जब भी ऑपरेशन करेंगे नज़र हमारी वापस आ जाती है, उससे परमानेंट विजन का लॉस या परमानेंट आँख की नज़र नहीं जाती है। लेकिन अगर हम काला मोतिया ठीक टाइम पे नहीं पकड़ें और वो अनडिटेक्टेड चला जाए तो काले मोतिये की वजह से जो नज़र कमज़ोर होती है वो वापस नहीं आती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को डायग्नोस करना और ठीक टाइम पे काले मोतिये को अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी ये प्रेशर क्या है मैम? आँखों पे कैसा प्रेशर पड़ता जी है? तो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हमारी बॉडी में भी एक ब्लड प्रेशर है, वैसे ही हमारी आँख के अंदर भी अपना एक प्रेशर होता है, क्योंकि आँख के अंदर कंटिन्यूसली जो है पानी एक तरह से या फ्लूइड आप कह लें वो बन रहा है और ड्रेन आउट हो रहा है, उसका एक पूरा सिस्टम है। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से पानी अपनी जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, तो अगर वो ठीक से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है या बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। और आँख का जो प्रेशर है नॉर्मली हम 10 to 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी नॉर्मल प्रेशर मांगते हैं। अगर 21 से ज़्यादा है तो काले मोतिये का रिस्क बढ़ जाता है। क्या कॉज है मैम इस काले मोतिये का? जी तो इसके काले साथ आप मोतिये ये भी के बताइएगा कि ये सफ़ेद मोतिया जो है इसके भी कॉज बताइएगा। जी तो काले मोतिये के अगर हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, मतलब काले मोतिये का एज सच ये एक फाइनल कॉज नहीं है कि अगर आपको ये है तो आपको काला मोतिया डेफिनेटली है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने कहा जैसे आँख का प्रेशर आपका बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको काला मोतिया हो सकता है। फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी डायरेक्ट रिलेटिव्स में जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, अगर उनको काला मोतिया है तो आपको काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसकी वजह से भी काला मोतिया हो सकता है। चोट लगने की वजह से काला मोतिया हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हैं या रिस्क फैक्टर्स हम कह सकते हैं जिनकी वजह से आपको काला मोतिया हो सकता है। अगर आपके लंबे स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या आपकी ड्रॉप्स कुछ लंबी चल रही हैं या ट्रीटमेंट आपका लंबा चल रहा है उसकी वजह से भी आपका आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, और इनके सिम्टम्स क्या हैं काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया के? तो अगर हम काले मोतिये की बात करें तो इनिशियल स्टेज में एक ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, मतलब पेशेंट को पता नहीं चल पाता है कि उसको काला मोतिया है। तो ये शुरू में कोई भी सिम्टम नहीं आता है और ये बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ हो सकती है और मोस्ट केसेस में यही होता है। और यहीं पे मैं बताना चाहूँगी कि इसलिए रेगुलर आई चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 40 की उम्र के बाद जबकि ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो हम चेक करके आपकी आँख का प्रेशर, जब आप नॉर्मल चेकअप के लिए भी आते हैं, आँख का चेकअप कराने आते हैं, तो हम सभी पेशेंट्स का आँख का प्रेशर चेक करते हैं। तो वो सबसे पहला इंडिकेशन है और फिर हम दवाई डाल के पीछे का पर्दा चेक करते हैं। तो हमें ऐसे पता चलता है कि हाँ आपको काले मोतिये की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में जिनको काला मोतिया होता है, अगर एकदम से बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो पेन हो सकता है, आँख में रेडनेस हो सकती है। तो ये एक तरह से हम अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं कि एकदम से प्रेशर बढ़ गया है, तो वो एक तरह से इमरजेंसी है, उसे हमें जल्दी ट्रीट करना होता है दवाइयों से और प्रेशर कम करना होता है। पर मोस्ट केसेस में कोई भी सिम्टम नहीं होता है, थोड़ा ग्लेयर या लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है कुछ केसेस में। अगर हम बात करें सफ़ेद मोतिये की, तो सफ़ेद मोतिये में जो सिम्टम्स आते हैं, शुरू में ये भी हो सकता है कि आपको दिखाई ठीक दे लेकिन आपको लगे कि चश्मे का नंबर बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है, तो वो एक अर्ली सिम्टम हो सकता है सफ़ेद मोतिये का। लाइट सेंसिटिविटी, अगर आपको लगता है कि पहले से आपको लाइट ज़्यादा तेज़ लग रही है, दिन में देखने में दिक्कत आ रही है, तो वो एक और सफ़ेद मोतिये का सिम्टम हो सकता है। और सबसे कॉमन जो सिम्टम है सफ़ेद मोतिये का या जिसको हम इंडिकेशन फॉर सर्जरी मानते हैं, वो ये है कि दिखाई तो देता है लेकिन दिखाई साफ नहीं देता है। आपको मैला या क्लाउडी बादल बादल से दिखाई देते हैं, शार्पनेस चली जाती है,
कलर्स डल हो जाते हैं। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं जब आपको सफ़ेद मोतिया डेवलप हो रहा है, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते क्या हैं। शीशे में देखने में आँख में कुछ पता भी चलता है सफ़ेद मोतिया में? जी नहीं, वो बिल्कुल ही एडवांस स्टेज में पता चलता अच्छा। है। जब सफ़ेद मोतिया इतना पक जाता है कि वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, तो आप पुतली के अंदर अगर देखेंगे तो जैसे नॉर्मली अगर आप पुतली के अंदर देखें तो आपको काला दिखेगा, लेकिन अगर सफ़ेद मोतिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो पक चुका है, तो आपको सेंटर में एक सफ़ेद दिखाई दे सकता है, पर वो एडवांस स्टेजेस में है, जब तक कि आपकी नज़र बिल्कुल ही धुंधली हो चुकी होगी। अच्छा, और आप ये बता रही थी कि 40 की उम्र के बाद जी। क्या मोतियाबिंद उम्र से जुड़ी हुई बीमारी है, या आपको ऐसा ओपीडी करते हुए लगता है कि नौजवानों में भी आजकल मोतियाबिंद हो रहा है, या सिर्फ जी क्योंकि हम ये देखते हैं हमारे घर के बुजुर्गों में ही मोतियाबिंद पाया जाता है जी अक्सर? जी। तो मोतियाबिंद मोस्टली जो सबसे कॉमन कॉज है वो एज के साथ है, एज रिलेटेड है, और सबसे ज़्यादा ओल्ड पॉपुलेशन में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद यंग पॉपुलेशन में नहीं हो सकता है या नौजवानों में नहीं हो सकता है, क्योंकि मोतियाबिंद के और बहुत सारे रीजंस हैं। एज सबसे कॉमन रीज़न है, लेकिन मोतियाबिंद के जो और रीजंस हैं, अगेन अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपको मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। अगर आपकी कोई बहुत लंबे टाइम तक दवाई स्टेरॉइड चल रहे हैं अगर आपके, या तो टैबलेट या ड्रॉप्स, तो आपको मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। या आपकी आँख की कोई सर्जरी हुई है तो आपको मोतियाबिंद हो सकता है। कुछ केसेस में बच्चों में भी मोतियाबिंद हो सकता है, उसको हम डेवलपमेंटल कैटरैक्ट कहते हैं, कि आपकी जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे मोतियाबिंद आ रहा है। या पैदाइशी भी हो सकता है, मतलब कंजेनिटल कैटरैक्ट, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है तो ही आँख में कैटरैक्ट है। चोट लगने की वजह से हो सकता है, आँख में रिएक्शन या यूवियाइटिस की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे अलग रीजंस भी हैं। एज सबसे कॉमन है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप में मोतियाबिंद पाया जा सकता है। मैम, डायबिटीज़ और बीपी जो है इस समय एक नया एपिडेमिक है हमारे जी हिंदुस्तान का। जी हर दूसरे तीसरे इंसान को डायबिटीज़ और बीपी है। जी इन पेशेंट्स के लिए अगर आप बताना चाहें, इनका ये कैसे ख्याल रखें, और डायबिटीज़ और हाई बीपी का क्या असर पड़ता है आँखों पर? जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस्ड है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आँख में नहीं है, लेकिन तब भी आपको साल में एक बार अपनी आँख का चेकअप ज़रूर कराना है, क्योंकि जो सबसे अर्ली चेंजेस आते हैं, डायबिटीज़ की जब शुरुआत होती है आँख के अंदर, जब प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, तो हमें कुछ भी सिम्टम नहीं आता है, उसको हमें टाइम पे पकड़ना ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ की वजह से हमारी आँख का जो पीछे का पर्दा है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। ब्लड वेसल्स में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से लीकेज हो सकती है। आँख के अंदर स्वेलिंग या मैक्युलर एडीमा हो सकता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, जिससे आपकी नज़र धुंधली हो सकती है। शुगर के ये चेंजेस हैं। अगर बीपी आपका बढ़ता है, बीपी बढ़ने की वजह से भी आँख की जो खून की नलियाँ हैं आँख के अंदर पीछे के पर्दे में, रेटिना में, उनमें असर आने शुरू होते हैं, और कुछ केसेस में वो नस ब्लॉक भी हो सकती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है आँख में, जिसको हम CRVO या BRVO, मतलब रेटिनल वेन अक्लूजन कहते हैं। तो इसलिए जो ख्याल हमें रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना शुगर और बीपी अपने डॉक्टर से आप टाइम से चेक कराएं, उसको कंट्रोल में रखें, दवाई टाइम पे लें, और अपनी आँख का भी रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आपको शुगर या बीपी की बीमारी है तो साल में एक बार दवाई डलवा के अपना पीछे का पर्दा ज़रूर चेक करवाएं। इस बात में क्या सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन के इस्तेमाल से भी आपको मोतियाबिंद हो सकता है? तो लैपटॉप का जो या मोबाइल का यूज़ है, जो स्क्रीन यूज़ है, उससे डायरेक्टली मोतियाबिंद नहीं होता है, लेकिन जो लैपटॉप या स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ होने से हमारी आँख में स्ट्रेन ज़रूर पड़ता है, जिससे और बीमारियाँ, ड्राइनेस हो सकती है आपको, या आँखों के अंदर थकान हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। लेकिन मोतियाबिंद डायरेक्टली लैपटॉप देखने से या स्क्रीन यूज़ करने से नहीं होता है। किस उम्र के बाद मैम मोतियाबिंद होने का खतरा ज़्यादा रहता है? तो मोतियाबिंद होने का खतरा जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 60 साल के बाद ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मोतियाबिंद आपको एज रिलेटेड ही हो, और भी काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद हो सकता है। और जनरली जो रेकमेंडेशन है, क्योंकि काला मोतिया भी एज के साथ बढ़ता है, कि 40 के बाद साल में एक बार आपको अपनी आँखें अच्छे से चेक करानी है। और इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें मोतियाबिंद की, तो सभी लोग जानते हैं, ये आम फहम एक वो है इलाज है कि सर्जरी करानी ही पड़ती है। जी
और क्या ट्रीटमेंट है कि एकमात्र सर्जरी इसका जो है फाइनल उपाय यही है? जी, तो मोतियाबिंद का जो ट्रीटमेंट है वो सही है कि सर्जरी ही मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट है। किसी भी दवाई से, किसी भी और तरीके से मोतियाबिंद नहीं हटता है। हमारे पास आए दिन पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि कोई दवाई दे दीजिए ताकि हम इसको यहीं पे रोक दें। तो इस पे बहुत रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मोतियाबिंद को हटा सके या रोक सके। पर अच्छी बात यह है कि सर्जरी बहुत सेफ है और बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो इसलिए सर्जरी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब अगर हम बॉडी के किसी भी अंग की बात करें तो मोतियाबिंद की सर्जरी एक तो बहुत कॉमन है और बहुत ही सेफ है, जो उसके सक्सेस रेट अगर हम देखें तो बहुत हाई है। थोड़ा इसको एलेबोरेट करिए, क्योंकि क्या होता है, हम आँखें हमारी इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं, जब सर्जरी की बात होती है तो एक घबराहट सी होती है लोगों में कि आँखों की सर्जरी एक्चुअली होती क्या है, जो बिल्कुल अनजान है इस दुनिया के सर्जिकल प्रोसीजर से। किस तरह की सर्जरी होती है? जी, तो हम मोतियाबिंद, जैसे कि मैंने बताया, मोतियाबिंद का मतलब है कि आँख के अंदर जो हमारा लेंस है उसमें सफ़ेदी आ गई है। तो हम सर्जरी में क्या करते हैं कि इस लेंस को हम एक मशीन से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके आँख से बहुत ही छोटे चीरे से आँख से बाहर निकालते हैं और आँख के अंदर हम मोड़ करके एक लेंस डाल देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस, जो कि आँख के अंदर जाके खुल जाता है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम आपकी आँख का जो लेंस जिसके अंदर सफ़ेदी आ गई है उसको बाहर निकाल रहे हैं मशीन से, और हम आँख के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर रहे हैं जिसको हम इंट्राओक्यूलर लेंस या IOL कहते हैं। और ये सर्जरी जो है बहुत सेफ़ है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। मोस्ट केसेस में हार्डली हमें 10 मिनट टाइम लगता है। और आजकल जो है 90 to 95% केसेस हम बिना इंजेक्शन के करते हैं, आँख में इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ आँख में सुन करने के लिए दवाई डाल के ये सर्जरी की जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब पेनफुल नहीं होता है? पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता है। पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल रहते हैं, कंप्लीटली अवेक और अलर्ट रहते हैं। हम पेशेंट से बात भी करते हैं और बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। और सर्जरी के बाद लोगों को कौन सी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्जरी के बाद आप अपने डॉक्टर की बात मानें, जो भी आपको प्रिकॉशंस दी गई हैं उसको फॉलो करें। जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं सर्जरी के बाद वो ये हैं कि आप आँख के अंदर कम से कम 3-4 दिन तक डायरेक्ट पानी के छींटे नहीं मारें। आप नहा सकते हैं, नीचे से नहा सकते हैं, नीचे से मुंह भी धो सकते हैं, लेकिन आँख के अंदर ऐसे वाटर स्प्लैश नहीं करें। लेकिन पलकों की सफाई रखें, क्योंकि दवाइयाँ हम देते हैं आपको जो 6 से 8 हफ्ते तक चलती हैं मोतियाबिंद के बाद। उन दवाइयों को आपने ठीक से डालना है, जैसे बताया गया है टाइम पे डालना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये दवाइयाँ पलकों में चिपकती हैं तो वाइप्स आते हैं, स्टेराइल वाइप्स, उससे आप क्लीन कर सकते हैं, या पानी उबाल के उसमें बड्स डाल के आँख को, पलकों को क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन रखना है, लेकिन पानी के छींटे नहीं मारने हैं, दवाइयों को ठीक से फॉलो करना है, और अगर आपको शुगर या बीपी की बीमारी है तो उसका ध्यान रखना है। बस, बाकी आपको सब कुछ अलाउड है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सारी चीज़ें अलाउड हैं आपको। अगर बाहर जा रहे हैं, शुरू में आपको लाइट ब्राइट लग सकती है, थोड़ी सनलाइट ज़्यादा चुभ सकती है, तो आप सन ग्लासेस लगाएं, जो कि आँख के लिए वैसे भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है। मतलब बहुत सेफ सर्जरी है? बहुत ही सेफ सर्जरी, एक्सट्रीमली सेफ सर्जरी। अच्छा, गांव के लोग मैं देखता हूं कि वे नेत्र शिविरों में जा करके और सर्जरी कराते हैं, और कुछ लोग उससे डरते भी। ये कितना सेफ है? तो अब जो पहले ऐसा ज़रूर होता था कि कैंप्स लगते थे या शिविरों में जाके सर्जरी कराई जाती थी, अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमारे लिए स्टेरिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल साफ़ जगह पे, साफ़ ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होनी चाहिए। तो अब हम कैंप वाली सिचुएशन से मूव करके, हम कैंप से पेशेंट्स के लिए हेल्प के लिए, अगर वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम स्क्रीन ज़रूर करते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके, और मोस्ट डॉक्टर्स इस बात में बिलीव करते हैं कि जो सर्जरी है वो प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में ही होनी चाहिए, ताकि हम सारे प्रिकॉशंस, क्योंकि हमें सब कुछ साफ़ रखना होता है, हम स्टेराइल प्रिकॉशंस फॉलो
फॉलो करते हैं, आपकी आँख को बीटाडीन से क्लीन करते हैं, हम ग्लव्स पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, पूरा हमारा एनवायरनमेंट स्टेराइल रहता है, ओटी के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कैंप्स फॉलो में करनी कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। हो सकता है? कैंप्स में कोशिश बिल्कुल 100% की जाती है कि जो एनवायरनमेंट है उसको हम जहाँ तक हो सके स्टेराइल करें और सारी चीज़ों का ध्यान रखें। माइक्रोसोप्स मंगवाए जाते हैं, सारा कुछ फ्यूमिगेट किया जाता है, ओटी को क्लीन किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो जितना हम जो हमारी ऑपरेशन थिएटर जो हॉस्पिटल के अंदर सेटअप है उसको हम एक कैंप साइट पे मैच नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके अब हमारी कोशिश यही रही है कि हम स्क्रीनिंग कैंप्स में करें, लेकिन ऑपरेशन प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाए। क्या इस सर्जरी के बाद चश्मा भी लगाना पड़ता है मोतियाबिंद की? तो ये एक बहुत अच्छा सनग्लासेस सवाल से है। अलग मैं पूछ रहा हूँ। जी, तो मोतियाबिंद की सर्जरी में अब हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम आपकी आँख के अंदर ऐसा लेंस डाल सकते हैं जिससे कि आपका चश्मे का नंबर पूरी तरह से हट सकता है। अब ऐसे भी लेंसेज अवेलेबल हैं जिससे दूर और पास, कंप्यूटर डिस्टेंस, सारे ही डिस्टेंसेस को हम ठीक से करेक्ट कर सकते हैं और आपका चश्मा पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लेंसेज हैं। अगर हम लेंसेज की बात करें, जो कि मैंने बताया कि हम आँख के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, तो उसमें हम कैटेगरीज अलग अलग हैं। जैसे हम कहते हैं मोनोफोकल लेंस, मतलब उसमें एक फोकस है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा काम हमारा दूर का रहता है, तो अगर हम मोनोफोकल लेंस डाल रहे हैं तो दूर की नज़र करेक्ट करते हैं, पास के लिए पेशेंट को चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे डिफरेंट तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं जिससे दूर पास दोनों की नज़र करेक्ट की जा सकती है। ईडॉफ लेंसेज अब एक नई कैटेगरी ऑफ लेंसेज हैं जो कि कंप्यूटर यूजर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, जिनको हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज कहते हैं। मतलब दूर की नज़र बहुत अच्छी रहती है और कंप्यूटर पे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं ऐसे पेशेंट्स। और फिर ऐसे ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज हैं जो कि सारे डिस्टेंसेस पे आपकी नज़र करेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका चश्मे का नंबर मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद, जो कि आपने अब तक पूरे लाइफ पहना है, वो कम्प्लीटली हटाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं सर्जरी के बाद उनको दोबारा मोतियाबिंद हो गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो एक बार अगर हमने आपकी मोतियाबिंद की सर्जरी कर दी तो दोबारा से आपको मोतियाबिंद नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि हम एक झिल्ली छोड़ते हैं जिसको हम पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं, जो कि एक तरह का सपोर्ट है लेंस के पीछे, जहाँ पे कि हम आर्टिफिशियल लेंस को फिक्स करते हैं। उस झिल्ली के अंदर वाइटनेस आ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीतता है। अगर ऐसा होता भी है तो हमें दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उस झिल्ली को लेज़र से क्लियर कर देते हैं। अच्छा। लेकिन अब जो लेंसेज आ गए हैं, जो हम लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो झिल्ली का जो चांस है वो भी काफ़ी कम हो गया। मैं कहूँगी लेस देन 10% पेशेंट्स ही हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें ये झिल्ली थिक हो जाती है और हमें उसको लेज़र से ओपन करना पड़ता है। अगर वो स्टेरॉइड ले रहे हैं तो फिर तो चांसेस हो सकते हैं ना? हो सकते हैं चांसेस। झिल्ली थिक होने के लेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा लेंस आँख के अंदर डाला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि झिल्ली आपकी थिक होगी या नहीं होगी, या जब हमने सर्जरी की है तो कितनी अच्छे से क्लीनिंग हो पाई है, कितने अच्छे से सफाई की है, सेल्स तो नहीं बच गए, उस सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आजकल अब सर्जरी भी इतनी अच्छी और एडवांस हो गई है और लेंसेज भी इतने अच्छे हो गए हैं कि मोस्टली ये झिल्ली नहीं आती है। स्टेरॉइड यूजेज से झिल्ली का ज़्यादा लिंक नहीं है, सफ़ेद मोतिये का एज सच ज़्यादा लिंक है। तो अगर होता भी ऐसा है तो कुछ भी नहीं करना है, हमें मशीन पे बिठा के, आपको 2 मिनट हार्डली टाइम, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगता है, हम इस झिल्ली को क्लीन कर देते हैं लेज़र से। एक सवाल मेरा ये था कि क्या कैटरेक्ट और ग्लोकोमा जो है एक साथ हो सकता है क्या? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि दोनों कैटरैक्ट और ग्लोकोमा एक साथ हो सकते हैं। अगर हम देखें रिस्क फैक्टर्स दोनों के, तो रिस्क फैक्टर्स भी काफ़ी कॉमन है। इंक्रीजिंग एज में ग्लोकोमा भी होता है, इंक्रीजिंग एज में कैटरैक्ट भी होता है, और शुगर और बीपी दोनों के ही रिस्क फैक्टर्स हैं, स्पेशली शुगर। तो ये ओवरलैप डेफिनेटली हो सकता है, एक ही पेशेंट में कैटरैक्ट और ग्लोकोमा हमें मिल सकते हैं। और कुछ ऐसे रीजंस हैं, जैसे अगर आँख में आपका कैटरैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मैच्योर कैटरैक्ट बढ़ जाता है, तो वो आँख का लेंस स्वोलन या फूलने की वजह से भी ग्लोकोमा हो सकता है। तो उसको हम कैटरैक्ट इंड्यूस या लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा कहते हैं। मतलब आपको कैटरैक्ट से स्टार्ट हुआ लेकिन वो ठीक टाइम पे ट्रीट नहीं हो पाया और वो काले मोतिये या ग्लोकोमा के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर आँख में अगर आपको रिएक्शन होता है, यूवीआइटिस के केसेस हैं या कुछ ऐसे केसेस रहते हैं, आँख में चोट लग गई, तो इस वजह से भी दोनों बीमारियाँ आपको साथ में हो सकती हैं। तो ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकती हैं। और मोतियाबिंद को लेकर के मैम समाज में किस तरह की गलतफहमियां हैं जो आपको रोज़ देखने को मिलती हैं?
जी, तो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं अपने काफ़ी डाउट्स लेके, और जो उनको रिलेटिव्स ने या दोस्तों ने बताया है मोतियाबिंद के बारे में। तो सबसे कॉमन अगर हम मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहला ये है कि लोगों को लगता है कि मोतियाबिंद जो है जब तक पक नहीं जाए तब तक नहीं कराना चाहिए। तो ये बात जो है वो सच नहीं है, क्योंकि अब सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जब भी मोतियाबिंद की वजह से आपकी नज़र धुंधली हो रही है तो हम सर्जरी कर सकते हैं, हम उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब वो बहुत ज़्यादा पक जाता है तो हमारी मशीन की एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है मोतिया उसको हटाने में, तो ठीक टाइम पे ही इलाज कराना सही है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये भी है कि मोतियाबिंद की सर्जरी जो है गर्मियों में नहीं करानी चाहिए, सिर्फ सर्दियों में करानी चाहिए। तो ये बात भी अब सच नहीं है, और उसका भी वही रीज़न है क्योंकि हम पट्टी नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और सर्जरी का जो इंसिजन है जहाँ से हम अंदर जाते हैं आके, वो इतना छोटा है कि उसमें कोई भी टाका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन रीजंस की वजह से सर्जरी की सेफ्टी बढ़ गई है, और अब मौसम से सर्जरी की सेफ्टी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता पहले है। पड़ता था क्या ऐसा? पहले जब बहुत ज़्यादा मोतिया पक जाता था, बहुत ज़्यादा टाके आते थे, पट्टी रहती थी, तब ये ज़रूर था कि हाँ चलो पसीना आ सकता है तो उससे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अब सर्जिकल एडवांसमेंट्स के बाद इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम सब एसी में एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर आप देखें हमारा टेम्परेचर सारा कंट्रोल रहता है, तो वो भी एक अलग चीज़ है जो पहले ज़माने में नहीं था। तो वो भी एक डिफरेंस है कि अब सब टेम्परेचर्स कंट्रोल्ड हैं और सर्जरी बहुत एडवांस है। तो इसलिए आप ये बात ना सोचें कि गर्मी में हमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो वो एक दूसरा मिसकंसेप्शन है। और ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत ही बड़ी सर्जरी है, इसके बाद बहुत रेस्ट लेना पड़ेगा, कहीं नहीं जाएंगे हम कोई टीवी नहीं देखेंगे 1 महीने तक, या आँख बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे घर से। तो ये सब चीज़ें भी अब इतने कोई प्रिकॉशंस रह नहीं गए हैं। आपको बस जो मैंने सिंपल चीज़ें बताई कि 2-3 दिन आँख के अंदर पानी नहीं डालना है, दवाइयाँ ठीक से डालनी है, बस पहले यही वो चीज़। काला चश्मा लोग महीनों महीनों लगा के रखते जी थे। जी, तो वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। बस आप बाहर जा रहे हैं सनलाइट में तो आप सन ग्लासेस यूज़ करिए, वो वैसे भी आँख के लिए प्रोटेक्टिव है। एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक आप सन ग्लासेस ज़रूर लगाएं, बस बाहर जाते के टाइम पे जब आप लाइट के अंदर या सनलाइट के अंदर जा रहे हैं। घर के अंदर आपको काला चश्मा लगा के बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये पेशेंट्स को ज़रूर लगता है कि हमें टाइम निकाल के आना पड़ेगा, 1-2 महीने टाइम होना चाहिए मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, वो उसके लिए हम वेट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक और मिसकंसेप्शन है जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगी। जो पेशेंट्स काफ़ी मोतियाबिंद के बारे में जानते भी हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि ये एक सर्जरी लेज़र से करते हैं हम आँख के अंदर। तो जो मोतियाबिंद की सर्जरी है, लेज़र से हम कुछ इनिशियल स्टेप्स कर सकते हैं, आँख के अंदर जो जाने की जगह है वो बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो सर्जरी है वो एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड मशीन है। उससे हम मोतिये को तोड़ के आँख से बाहर निकालते हैं। तो ये भी लोगों को लगता है कि ये सारी पेशेंट्स को लेज़र ही समझते हैं, बट एक्चुअली एक तरह का लेज़र नहीं है। अच्छा, आप बता रही थी कि मोतिया जो है पक जाता है, उसके बाद लोग इलाज कराते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी। अगर मोतिया इलाज न कराया जाए मोतियाबिंद का, तो क्या आँखों की रोशनी जा सकती है पूरी तरह से? यस। तो अगर इसके खतरे के बारे में भी बताइएगा। जी, अगर मोतिया पूरी तरह से पक जाता है तो वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, आँख का लेंस जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है उसके अंदर। एक तो सबसे पहले अगर आपका मोतिया पक गया है तो आपको दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ हाथ हिलता दिखे या लाइट दिखेगी, पर आपको कुछ भी और नहीं दिखेगा। सबसे पहला ये है, तो वो इटसेल्फ डेंजरस है, आप गिर सकते हैं, आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाता है तो वो काला मोतिये में कन्वर्ट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आँख का लेंस जो है अंदर जो है वो सूज गया है या सफ़ेद हो गया है, तो उससे आँख का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसे हम लेंस इंड्यूस्ड ग्लॉकोमा कहते हैं। और उससे फिर और ज़्यादा दिक्कत आती है अगर जो आँख का प्रेशर है वो अगर बढ़ा हुआ रहे बहुत टाइम तक। जैसे अगर आपकी नॉर्मल आँख का प्रेशर 20 है, अगर ये मान लीजिए 50 पहुंच जाता है और 50 प्रेशर आपका 2-3 दिन भी रहता है, तो आँख की नस को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है और आपकी नज़र परमानेंटली जा सकती है। तब मतलब परमानेंटली जाने का मतलब ये है क्योंकि आपको काला मोतिया हो गया, लेकिन हम अगर ऑपरेशन करते हैं और सफ़ेद मोतिया ठीक भी कर देते हैं, प्रेशर नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपका इतने टाइम से आँख का प्रेशर हाई रहा है, उससे आपकी नस पीछे सूख गई है और आपकी नज़र नहीं वापस आ पाएगी। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको नज़रअंदाज ना करें। आपकी नज़र अगर बहुत ज़्यादा डाउन है तो ठीक टाइम पे चेकअप करवा के और ठीक टाइम पे उसका इलाज करवाएं।
और मैम कितना खर्च आता है इस जी सर्जरी में, ये लोगों को पता लग जाए। कई लोग खर्च से भी डरते हैं, इसलिए भी सर्जरी नहीं कराते हैं। जी। तो जो मोतियाबिंद की सर्जरी है अलग अलग सेटअप्स में होते हैं। अगर हम देखें गवर्नमेंट सेटअप से लेके प्राइवेट सेटअप्स में होती है और चार्जेस थोड़े से वेरिएबल रहते हैं। अगर हम प्राइवेट सेटअप, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ तो मैं प्राइवेट सेटअप के बारे में बात करूँगी। जो लेंसेज हैं वो अगर हम नॉर्मल सबसे सिंपल लेंसेज, इसमें अलग अलग तरह के लेंसेज आते हैं। तो अगर हम इंडियन मोनोफोकल, मतलब जो इंडिया में बना है और उस लेंस का एक ही फोकस है जिससे हम आपकी दूर की नज़र करेक्ट करते हैं, पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, वो करीब 20 से 25 हज़ार के बीच में सर्जरी की एक आंख की कॉस्ट रहती है। और अगर हम इम्पोर्टेड लेंसेज की तरफ जाएं तो जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती है। 30 हज़ार से लेके शुरू होके 55 हज़ार तक मोनोफोकल लेंसेज की कॉस्ट रहती है जिसमें दूर की नज़र करेक्ट होती है। अगर हम ऐसे लेंसेज की बात करें, मैं टोटल सर्जरी पैकेज की बात कर रही हूँ, खाली लेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सारा खर्चा मिला के, ऑपरेशन का खर्चा सब कुछ मिला के, ये टोटल पैकेज की मैं बात कर रही हूँ। और अगर हम ऐसे लेंसेज के बारे में बात करें जो आपके ईडॉफ लेंसेज हैं जिससे आपकी दूर की और कंप्यूटर की नज़र करेक्ट होती है, या सारी नज़र दूर की, पास की, कंप्यूटर की सारी नज़र आपकी करेक्ट होती है, तो उनकी कॉस्ट 1 लाख के आसपास रह सकती है, एक आँख की कॉस्ट। तो ये बहुत ही वेरिएबल है और ये कौन सा लेंस हम आँख के अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और थोड़ा सा हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। क्या कोई लाइफस्टाइल या ऑक्यूपेशनल रिस्क भी है? जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं या किसी केमिकल से एक्सपोजर है, जी उनको खतरा रहता है मोतियाबिंद होने का? जी, तो वेल्डिंग से, क्योंकि लाइट एक्सपोजर बहुत ब्राइट होता है, उससे आगे की पुतली में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उससे आपको मोतियाबिंद भी रेयरली हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आगे की पुतली में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ज़्यादा कॉमन है और उससे हमें बचाव ज़रूर करना है। मैम आप बता रही थी कि चश्मा जो है कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद पूरी तरह से हट जाता है, और जो लोगों को चश्मा लगाते हैं और वो हटवाना चाहते हैं, उनको कैटरेक्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? जी, तो अब हमारे पास लेज़र बेस्ड बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिससे कि हम चश्मा हटा सकते हैं। यंग एज में जब आपको कैटरेक्ट नहीं है और कोई भी बीमारी नहीं है, तो इसमें अगर हम सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर जो कि हम मोस्टली सारे पेशेंट्स के लिए जिनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है हम कर सकते हैं, वो है लेसिक प्रोसीजर या लेसिक सर्जरी, जिसमें हम एक तरह का लेज़र यूज़ करते हैं जिससे आपकी जो आगे वाली पुतली है कॉर्निया, उसकी शेप को हम मॉडिफाई करते हैं लेज़र से ताकि आपका चश्मे का नंबर हट जाए। और ये एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, इसमें भी कोई इंजेक्शन, पट्टी, टाँका कुछ भी नहीं लगाते हैं। दोनों आँखें सेम सिटिंग में की जाती हैं और परहेज़ भी कोई ख़ास नहीं है, बस यही परहेज़ है कि आप आँखों को मसलें नहीं, रब नहीं करें 1 हफ़्ते तक और आँखों के अंदर पानी नहीं डालें 1 हफ़्ते तक। तो ये एक सेफ़ प्रोसीजर है और हम टेस्ट करके अलग अलग मशीनों पे जांच करके आपकी पुतली की शेप चेक करते हैं, ये देखते हैं कि क्या आप सूटेबल हैं कि नहीं सर्जरी के लिए, आपके लिए सर्जरी अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि चश्मा आपका हट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का हट जाए। तो ये चश्मा आपका हट सकता है और मोस्टली लोगों का चश्मा हम हटा सकते हैं, लेकिन जो सर्जरी है, कौन सी सर्जरी हमें करनी है, ये चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो अगर -1 से -6 के बीच में अगर आपका नंबर है, या प्लस में आपका मान लीजिए +3 तक नंबर है, तो जो हमारी फर्स्ट चॉइस ऑफ सर्जरी है वो लेज़र बेस्ड प्रोसीजर या लेसिक, जो सबसे कॉमनली यूज प्रोसीजर है, वो रहती है। लेकिन जब ये हायर पावर्स में हम चले जाते हैं, मान लीजिए आपका नंबर -7 से ज़्यादा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ICL सर्जरी हो जाता है। ICL सर्जरी का मतलब ये है कि हम आँख के अंदर एक कॉन्टैक्ट लेंस डाल रहे हैं जो कि आपकी आँख के हिसाब से बनकर आता है, एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। हम आपकी आँख के नेचुरल लेंस के आगे एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जिससे कि आपका नंबर हट जाता आखिरी सवाल और हमारा सेक्शन है आराम की सलाह। है। जी आँखों के ओवरऑल हेल्थ के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी। तो आँख की ओवरऑल हेल्थ के लिए हम बाहर जाएं, अगर हम सनलाइट में जाएं तो हमें यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस पहनने चाहिए ताकि यूवी रेस से हमारी आँखें डैमेज नहीं हो। अगर आप स्विमिंग जाते हैं तो स्विमिंग गॉगल्स पहनिए ताकि आपको क्लोरीन से किसी तरह से इन्फेक्शंस या एलर्जी नहीं हो। और अगर आप अपनी सारी डाइट अच्छे से लेते हैं, सारे विटामिन्स कंज्यूम करते हैं, तो आपकी आइज़ हेल्दी रहेंगी। अगर आपको कोई भी बीमारी है, जैसे अगर आपको शुगर या बीपी की बीमारी है, तो उसको आप कंट्रोल में रखें ताकि आपकी आँखों की हेल्थ भी पूरी बॉडी से लिंक्ड है, अपनी बॉडी का भी ख्याल रखें,
वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाई आँखों की एडवाइस करी है तो उनकी बात मानें, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स नहीं लें और जिन डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनको ट्रस्ट करें और रेगुलरली अपने आँखों का चेकअप ज़रूर कराएं। 40 की उम्र के बाद 1 साल में एक बार अपनी आँखें ज़रूर चेक कराएं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और इनको आप फॉलो करें तो आपकी आंखों की हेल्थ हमेशा ही अच्छी रहेगी। और लाइफस्टाइल कितना महत्वपूर्ण है आंखों के हेल्थ के लिए? जी, खान पान, नींद और जो है आम दिनचर्या है। जी। तो लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी बॉडी, आंखें भी हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। जहाँ तक बॉडी को रेस्ट चाहिए, हमारी आंखों को भी रेस्ट चाहिए। तो स्लीप हमारी प्रॉपर 6 to 8 आवर्स होनी चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम अडॉप्ट करें, खाना हमारा अच्छा रहे। अब आजकल कहते हैं जितनी आप कलरफुल डाइट अपनी रखें, जितनी हरी भरी सब्जियां और जितनी अलग अलग कलर्स की सब्जियां खाएं, उतना अच्छा रहता है। तो वो आंखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट आप ले रहे हैं जो कि पीछे के पर्दे के लिए बेनिफिशियल है। और स्क्रीन टाइम आजकल क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम बहुत टाइम अपना स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं। तो स्क्रीन टाइम्स के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे अगर आप 20 मिनट काम करते हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लेके 20 फीट दूर किसी चीज़ को देखें, जिसे हम रूल ऑफ 20 कहते हैं। इससे हमारी जो आंखें हैं वो थोड़ा सा रेस्ट में चली जाती हैं, मतलब रिलैक्स हो जाती हैं बीच बीच में। तो ये चीज़ें कुछ फॉलो करें, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम ना रखें, अपना पॉस्चर कंफर्टेबल रखें और रात को अपने मोबाइल फ़ोन्स और स्क्रीन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दें ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आँखों की नियमित जांच से और सतर्क रहने से हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं और उनको लंबी उम्र दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बातचीत आँखों की सेहत पर डॉक्टर इकेदा लाल के साथ, जिनसे हमने जाना कि सतर्क रहकर आप आँखों के सूखेपन या मोतियाबिंद से आसानी से निजात पा सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर किसी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों से साझा करिए। शुक्रिया।